गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर एक ही तरह के क्वेश्चन हैं कि किसी नंबर को इररेशनल प्रूव कैसे करें। इररेशनल प्रूव करना यानी कि कोई नंबर आपको गिवन होगा और वो नंबर देखो होगा तो 100% इररेशनल ही, क्योंकि इररेशनल को ही तो हम इररेशनल प्रूव कर सकते हैं ना। लेकिन प्रूव कैसे करेंगे वो सारा मैं आपको आज के लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। और इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपका आना है 3 मार्क्स का, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। हर चीज पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। देखो, पहला कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज होगा रैशनल और इररेशनल नंबर का। इस लेक्चर के लिए आप सिंपल सी चीज ये समझ लो कि रैशनल नंबर की मैंने आपको पहले लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी। कौन से नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स, जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे 2/3 हो गया, 4 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/1। 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ये रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे जो p और q होते हैं, p और q कैसे होते हैं, p आर q आर इंटीजर्स, वो कोई भी इंटीजर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे फिर नेगेटिव हो। और एक खास बात और होती है बच्चों कि q क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q यानी कि मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 के नीचे आपने 0 लगा दिया और इसको आप रैशनल नंबर कह दो। नहीं, ये रैशनल नहीं होता, ये ना रैशनल होता ना इरेशनल होता। ये नंबर नॉट डिफाइंड होता है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इट कैन नॉट बी डिफाइंड। ये क्या है इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, बस आप ये समझ लो। तो ये रैशनल नंबर होते हैं। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ पहले। स्क्वायर जैसे आपने सीखे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर इसी तरह से 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर आपका होता है कितना 49। तो जो ये स्क्वायर के अंदर आंसर आया ना आपके सारे ये वाले आंसर, इनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। 1 के ऊपर लगा दो, 4 के ऊपर लगा दो, 9, 16, 25, √36, √49। अब आप मेरे को बताओ कि 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 1। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, क्योंकि 4 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2। 9 को हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आएगा। ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर मैं लिख दूं √3 तो क्या होगा। तब आप कहोगे जी इनमें तो 3 है ही नहीं, इनमें कहीं 3 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब ये जो √3 होगा ना, ये होगा इट इज एन इररेशनल नंबर। ये क्या होगा बच्चों, इररेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये नंबर इररेशनल होते हैं। ऐसे ही देखो, इनमें 1, 4, 9 ये जो आ रहे हैं ना, जैसे 8 का स्क्वायर आप करोगे 64। इनके अलावा जो नंबर बच गए बीच में, जैसे 1 के बाद सीधा 4 आ रहा है, एक तो 3 बच गया, एक 2 बच गया, है ना। फिर 4 के बाद सीधा 9 आ रहा है, क्या बच गया, एक तो 5 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया। 9 के बाद सीधा 16 आ रहा है, तो यानी कि 10 बच गया, √11, √12, √13, √14, √15। जितने भी नंबर बच गए ना बच्चों, ये सारे के सारे क्या है बताओ, ऑल दीज आर इररेशनल नंबर्स। तो अब आप समझ गए। अगर मान लो स्क्वायर रूट के अंदर आपको कोई नंबर गिवन है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो रैशनल है या इरेशनल है, तो आप ये देख लेना कि क्या उसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो क्या। अगर निकाल सकते हो जैसे इनका, तो ये नंबर तो कहलाएंगे क्या, रैशनल। नहीं निकाल सकते जैसे इनका, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, इररेशनल। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर क्या हम √16 को रैशनल बोले कि इरेशनल बोले। मैं कहता हूँ सिर्फ स्क्वायर रूट का सिंबल देख के इरेशनल मत बोल देना नंबर को, क्योंकि √16 का आंसर तो कितना होता है 4 होता है ना। अब इस 4 को बताओ, आप खुद बता दो ये रैशनल है कि इरेशनल है। ये तो रैशनल है ना, तो फिर 4 कहो या √16 कहो, बात तो एक ही है। ये नंबर क्या होता है, रैशनल। यानी कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि स्क्वायर रूट का सिंबल देखते ही कोई नंबर इरेशनल बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। बल्कि उसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो या नहीं, इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर पूरा स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो रैशनल, नहीं निकाल पाओगे तो क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता लगी। अब जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, पेपर में ये लिखा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पक्का आता है, जब मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए थे तो उसमें भी मैंने ये बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
रैशनल। इनमें से कौन सा नंबर बच्चों क्या है, रैशनल है, और मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। अब आप खुद देखना पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है। रूट 80, रूट आपका मान लो 100, रूट 110 और रूट 120। इन 4 में से बताओ कौन सा नंबर रैशनल है। इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। 100 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। एक 10 बाहर आएगा तो आंसर कितना आएगा, 10। ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। बाकी किसी भी नंबर का हम पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। या तो रैशनल पूछ लेंगे या क्या पूछ लेंगे, इरेशनल भी पूछ सकते हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए रैशनल और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। अब जो अपना सेकंड कॉन्सेप्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो जिसको 3 नंबर अपने पक्के करने हैं वो आज का लेक्चर जरूर सुने पूरा का पूरा। अब आपको प्रूव करना आएगा कि √2, √3, √5 ये नंबर इरेशनल है। देखो आप कहोगे अभी तो आपने पीछे बताया है कि ये नंबर तो इरेशनल होते हैं। मैं कहता हूँ नंबर इरेशनल होते हैं, कोई नहीं कह रहा, कोई मना नहीं कर रहा इस चीज़ से, लेकिन वो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इसको प्रूव करके बताओ कि ये नंबर इरेशनल है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने चैप्टर 6 में पढ़ी है पूरी। ए बी सी, ए सी स्क्वेयर, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर। लेकिन आपके 10th क्लास के सिलेबस में है इसको प्रूव करो, कि एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तो हमारे को प्रूव करना पड़ता है, और वो क्वेश्चन आपका कितना आता है, 5 मार्क्स का आता है। आप ऐसे थोड़े कहोगे कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम है इसलिए ये तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आपको प्रूव करना मैंने सिखाया है। ऐसे ही ये नंबर इरेशनल है, नो डाउट, क्योंकि इरेशनल नंबर है तभी तो वो प्रूव हो पाएंगे ना। अगर कोई रैशनल नंबर हो और आपको कोई ये कह दे कि इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है, तो आप कैसे प्रूव कर दोगे। 2 को कोई कहे आपको कि इरेशनल है ये प्रूव करो, आप उसको कहना 2 तो होता ही रैशनल है तो हम इसको इरेशनल प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये कैसे इरेशनल है। इसके लिए आप है ना कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर मैं छोटे छोटे आपको कुछ पॉइंट लिखवाता हूँ। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर वो पॉइंट आपको सारे समझ आ गए, नेक्स्ट 10 मिनट की बात है, आप खुद आइडिया लगा लेना, तब तो ये क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं समझ आई तब आपको ये 3 क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे कि √2, √3, √5 या √7 कैसे प्रूव होंगे। ठीक है, सबसे पहला मैं पॉइंट आपको बताता हूँ कोप्राइम नंबर्स का। कोप्राइम नंबर्स कैसे होते हैं आप खुद समझ लेना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको समझ ही नहीं आ रही। पहले मैं बताता हूँ आपको कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो नंबर्स का HCF क्या हो 1। क्या होते हैं बच्चों, जिन दो नंबर का HCF क्या हो 1। इफ HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1, देन हम क्या कहते हैं, A एंड B आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके सिखाता हूँ, सारी चीज़ बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 2 और 3 है, 2 और 3 का HCF कितना होता है 1, क्योंकि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। ये क्या है बच्चों, कोप्राइम्स है। इनको कोप्राइम नंबर्स भी बोल सकते हैं या कोप्राइम्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब आपको मैं कहूँ कि बताओ 8 और 9, 8 और 9 है, ये भी क्या है बच्चों, कोप्राइम है। आप ये मत समझना कि 9 तो प्राइम नहीं है, मैं प्राइम तो मैंने बात ही नहीं करी, मैं तो HCF की बात करी है। इन दो नंबर का HCF अगर 1 हो गया ना तो बस ये नंबर आपस में कोप्राइम होंगे। जैसे 9 और 10 है, HCF कितना होता है बच्चों, इसका 1 होता है, तो ये नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम। एक्चुअली जितने भी नंबर है अगर वो कंजुगेटिव नंबर है ना, जैसे 100 और 101, तो ये हमेशा ही क्या होते हैं बच्चों, कोप्राइम्स होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे मान लो आपको कोई कह दे बताओ 999 और 1000, एक का गैप है ना दोनों में, तो ये हमेशा ही क्या होते हैं, कोप्राइम। इनमें आपको कोई भी कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं, 100% है ये। ठीक है, तो ये कोप्राइम नंबर होते हैं। छोटी सी बात मैंने आपको ये बता दी। अब देखो, अब हम सेकंड पॉइंट इसमें और लिखो, पॉइंट नंबर 2। अगर मैं ये कहूं इफ एनी नंबर ए, मैंने उस नंबर को ए नाम दे दिया, इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। अगर मान लो ये नंबर ए है और ये 2 से डिवाइड होता है तो ए कैसा होगा, देन
ए क्या होगा बताओ, 2 से डिवाइड होने वाले कोई भी नंबर कैसे होते हैं, 2 होता है ना, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, हालांकि जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हम इसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 कभी खत्म होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे वो नंबर है जो 2 से क्या हो जाते हैं बच्चों, डिवाइड हो जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि 2 से डिवाइड होने वाले किसी भी नंबर को हम एक स्पेशल फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड होने वाले, डिवाइड हो जाने वाले किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को हम एक स्पेशल फॉर्म में लिख सकते हैं, स्पेशल फॉर्म में लिख सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, वो लिख लो, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 कैन बी रिटन इन ए स्पेशल फॉर्म। उनको एक स्पेशल फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे मान लो मैं 2 एक नंबर है, 2 से डिवाइड होता है, तो क्या मैं 2 को 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। फिर मैं बात कहता हूँ 4 एक नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, क्या मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 एक नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 एक नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, इसको 2 इंटू 4 लिख दें। अब तो आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे, 12 को 2 इंटू 6 लिखेंगे, 14 को 2 इंटू 7 लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना। इसका मतलब देखो, 2 से डिवाइड होने वाले किसी भी नंबर को, ये नंबर क्या है बताओ, 2 से डिवाइड होते हैं, इनमें 2 तो हमेशा आए ही आएगा, ये तो फिक्स है। 2 से डिवाइड होने वाले किसी भी नंबर के जब आप फैक्टर्स बनाओगे, उसमें 2 तो 100% आना ही आना है, तभी तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। उसके अलावा क्या आते हैं, उसके अलावा देखो, उसके अलावा ये आते हैं, है ना, मल्टीप्लाई में, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2m, मैं यहाँ 2p लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ इसको, 2p, वेयर वेयर p इज इक्वल टू क्या है बताओ, 1। इसको अगर मैं अकेले इसकी बात करूं तो इसको मैं 2p लिख दूं, वेयर इस क्वेश्चन में p की वैल्यू कितनी होगी फिर 2, मतलब कि ये 2 की जगह है ना, मैंने p लिख दिया, 2 इंटू 2 लिखने के बजाय मैंने 2 इंटू p लिख दिया, p की वैल्यू कितनी है 2। इसको मैं क्या 2p लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे p कितना होगा फिर बताओ, 3 होगा। ऐसे ही नीचे वाले नंबर को मैं 2 इंटू p लिख दूँ, 2 इंटू 4 की बजाय मैंने 2 इंटू p लिख दिया, वेयर p कितना होगा बता दो आप, p कितना होगा आपका 4 होएगा। ऐसे ही आप समझ गए, इसको 2p लिखेंगे तो p को कितना लिखना पड़ेगा बताओ, p को 5 लिखना पड़ेगा। अगर इसको 2p लिखेंगे तो p को कितना लिखना पड़ेगा आपको, 6 लिखना पड़ेगा, p कितना होएगा 6। इसको अगर 2p लिखोगे तो p को कितना लिखना पड़ेगा बताओ, 7 लिखना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? यानी कि मैं ये कह रहा हूँ आपको, 2 से डिवाइड होने वाले किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2p, देखो मैंने 2p लिखा, ये मत सोचना 2p ही लिख सकते हैं क्या, 2p का मतलब 2q लिख दो, 2r लिख दो, 2x लिख दो, 2y लिख दो, 2z लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर ये p कैसा होगा, ये p कोई ना कोई क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिलेगा। देखो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, इंटीजर है ना। तो मैं अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, एनी नंबर, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझना है, बस एक बार अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा इनके ऊपर, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2 कैन बी रिटन, कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2p वेयर, वेयर p इज एनी इंटीजर। बताया था ना मैंने पिछले पेज पे, अभी p क्या होगा, एक इंटीजर होगा। सो मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, इफ a इज डिविजिबल बाय 2, मैं कहता हूँ a एक ऐसा इंटीजर है जो 2 से क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है, देन a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2p लिख सकता हूँ, वेयर p इज एनी इंटीजर, वेयर p इज एनी इंटीजर। क्योंकि अभी ऊपर वाली लाइन पढ़ो, ये पर्पल कलर वाली जो मैंने लाइन पढ़ी है, इसका मीनिंग क्या होता है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम 2p लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लो 8 है, 8 2 से डिवाइड होता है ना, मैं इसको 2p लिख सकता हूँ, लेकिन p क्या होगा फिर यहाँ पे 4 होएगा ना, क्योंकि देखो 2 इंटू 4 करोगे तभी तो 8 आएगा। कोई भी नंबर आप मान लो, 100 मान लो,
क्या 100 को आप 2p नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। p कितना होगा फिर, जहाँ पे 50 होएगा, है ना, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। ऐसे ही मैं कहता हूँ a मैंने ले लिया, इस पर्टिकुलर नंबर की जगह 8, 100, 20 इनकी जगह मैंने एक जनरल नंबर ले लिया, क्या a ले लो, b ले लो, c ले लो। उस नंबर को क्या हम 2p लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। p कोई भी क्या होगा, इंटीजर। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि a एक ऐसा नंबर मैंने लिया है जो 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तभी मैं कह रहा हूँ मैं a को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2p लिख सकता हूँ। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम 2p लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लिखो इसी के आगे सिमिलरली, सिमिलरली एनी नंबर। अब जरूरी नहीं है कि 2 से ही पूछा जाएगा, पेपर में 3 का भी आएगा। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 कैन बी रिटन, कैन बी रिटन in the form of, in the form of 3p। यहाँ पे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को 2p लिख सकते हैं, तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर को क्या लिखेंगे, 3p। वेयर p क्या होगा बताओ, वेयर p इज एनी इंटीजर। अब आप समझ गए। ऐसे ही आप समझोगे कि 4 से डिवाइड होने वाले किसी नंबर को 4p लिखेंगे, 5 से डिवाइड होने वाले किसी नंबर को 5p लिखेंगे। कैसे, एक और समझा देता हूँ मैं। 2 के लिए जैसे मैंने आपको समझाया ना, वैसे ही मैं आपको 4 के लिए भी, 3 के लिए भी समझा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ कैसे लिखा। आप मेरे को बस ये बता दो, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर बता दो, कुछ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, विच आर डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से होते हैं? 3 की टेबल लिख दो। 3, 6, 9, 12, 15 ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 3 से क्या होते हैं, डिवाइड। अब आप बताओ मेरे को, अगर मैं चाहूँ 3 को लिखना तो क्या इसको 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ 6 को लिखना, इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 को ऐसे ही हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। 15 को हम 3 इंटू 5 लिखेंगे। 18 को हम 3 इंटू 6 लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 तो उनमें मौजूद रहेगा ही ना, 3 को तो कोई बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। अब देखना, ये क्या है, सारे के सारे बाकी फिर इंटीजर है, यानी कि 3 के साथ कोई ना कोई एक इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, तो वो नंबर 3 से पक्का डिवाइड होगा। इसको जैसे हमने लिख दिया, मान लो कितना, 3p, तो p कितना होगा बताओ, p 1 होएगा। p ये वाले है, ये वाले नंबर इधर वाले p है, ठीक है। इसको अगर हमने 3p लिख दिया तो p कितना होएगा बताओ, 2 होएगा। 3p का मतलब क्या होता है, 3 इंटू पी। तो 6 को अगर आप 3 इंटू पी लिखोगे तो p को तो 2 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 2 जाए तो 6 होता है। इसको अगर आप 3p लिखोगे तो p को कितना लिखना पड़ेगा, आपको 3 लिखना पड़ेगा। इसको अगर आप 3p लिखोगे तो p को कितना लिखना पड़ेगा, आपको 4 लिखना पड़ेगा। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे 2 से डिवाइड होने वाले किसी भी नंबर को हमने 2p लिखा था, 3 से डिवाइड होने वाले किसी भी नंबर को हम 3p लिख देंगे। 5 से डिवाइड होने वाला नंबर जैसे 5 है, 10 है, 15 है, अब आपके क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ये 5 इंटू 1 होता है, ये 5 2 जा होता है, ये 5 3 जा होता है, ये 5 4 जा होता है। तो इसको हम क्या लिखते बचाओ, ये 5p लिख दो, इसको भी 5p लिख दो, इसको भी 5p लिख दो, इसको भी 5p लिख दो। यहाँ पे p कितना है 1, यहाँ पे p कितना है 2, यहाँ पे p कितना 3, यहाँ पे p कितना बच्चों 4। अब आप समझ गए कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, अब आपके दिमाग में रख लो, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को क्या लिखोगे, 2p। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर को 3p, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर को 4p, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर को 5p। p क्या होगा, p कोई ना कोई एक इंटीजर होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में तो कोई आपको डाउट है नहीं। अब एक तीसरा पॉइंट इसके अंदर और समझ लो आप, जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सेकंड कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। क्या सिखाऊंगा मैं, जिसमें आपको कि किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करें, लेकिन उसके लिए 3 बातें आपको जाननी जरूरी है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, जिनका HCF कितना 1। फिर मैंने ये बताया कि 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर, उसको हम 2p लिख सकते हैं। 3 से डिवाइड होने वाले कोई भी नंबर हो, उसको हम 3p लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट देखो, इफ a square is divisible by 2, if a square is divisible by 2, then a is also divisible by 2, a is also divisible by 2। मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, मतलब कि ये जो मैं 2 के लिए बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ 2 के लिए नहीं है, ये किसी भी इंटीजर के लिए है। मैं ये लिख दूँ, इफ
ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब आप समझ गए कि मैं 2 या 3 के लिए नहीं कह रहा आपको, मैं कह रहा हूँ कुछ भी लिख दो इनकी जगह। मैं लिख देता हूँ इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड सो ऑन। यानी कि मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद करके 2 को, इस 3 को, इसको 5 को, है ना, एंड सो ऑन। इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ये सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू है बच्चों, सिर्फ ये नहीं है कि 2 के लिए है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6, 7, 8, 9, 10। दुनिया में जितने भी इंटीजर होते हैं ये बात सभी के लिए ट्रू है कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा ना तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि जो ए होगा वो भी पक्का 2 से डिवाइड होगा। अगर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा ना तो उसका स्क्वायर रूट यानी कि ए वो भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि कैसे, समझ तो आना चाहिए ना कम से कम कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि 2 से डिवाइड होने वाले किसी भी नंबर को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2p लिख सकते हो। इसी तरह से मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे मान लेता हूँ मैं, लेट कर लो ए स्क्वायर की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितनी है, 9 है। सॉरी पहले आप 2 का करते हैं ना, तो 2 के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, मान लो इसको मैं 16 मान लेता हूँ। ए स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। यानी कि मैंने क्या कहा था, अगर ए स्क्वायर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। ए स्क्वायर मैंने 16 मान लिया, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, विच इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड होता है ना। तो मैं कहता हूँ इसका स्क्वायर रूट निकाल लो आप, यानी कि ए निकाल लो। ए क्या होगा बताओ, ए क्या होगा, रूट 16, और रूट 16 तो क्या होता है, 4 होता है, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये क्या होगा बच्चों आपका 2 से डिवाइड होगा। अच्छा यहाँ पे एक ये चीज़ और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो। वैसे आपके लिए कोई ज़्यादा यूजफुल है नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ए मस्ट बी एन इंटीजर। 10th क्लास के लिए मैं फिर कह रहा हूँ ये चीज़ कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखी है लास्ट में, लेकिन मान लो कोई ऐसा कोई टीचर लेक्चर को देखता है तो वो ये कह सकता है कि ये बात मैं गलत भी प्रूव कर सकता हूँ जो मैंने ऊपर लिखी है। कैसे पता है, अगर ए स्क्वायर को मैंने मान लो लिख दिया 14, ये तो 2 से डिवाइड होता है, ये तो डिवाइड होता है 2 से, लेकिन ए जब मैं लिखूंगा ना रूट 14, ए जब मैं रूट 14 लिखूंगा तो ये तो वो कह देगा कि नहीं होता 2 से डिवाइड, है ना, ये तो गलत है। लेकिन मैंने लिखा है कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो मैं कहता हूँ ए एक इंटीजर होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए बच्चों, एक इंटीजर। लेकिन यहाँ पे तो ए इंटीजर है ही नहीं ना, ये तो इरेशनल नंबर है। ये तो कैसा है बच्चों, इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में, जहाँ पे ए और बी दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। हम चैप्टर पढ़े रैशनल और इरेशनल नंबर का, तो अंडरस्टूड है यहाँ पे ये बात कि जो ए है बी है ये मैं लेके चलूंगा, ये कैसे नंबर होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको ये बता रहा था, ए स्क्वायर मान लो 16 है तो ए कितना आएगा, 4 आएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 16 अगर 4 2 से डिवाइड होगा ना तो इसका स्क्वायर रूट भी पक्का 2 से डिवाइड होगा, 100% होगा। अब इसी तरह से आपको ये एग्जाम्पल ले लो, लेट ए स्क्वायर को आप 36 मान लो। ठीक है, ए स्क्वायर अगर 36 है तो ए कितना होएगा बता सकते हो, 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6 होएगा। अच्छा 36 तो 2 से डिवाइड होता है, विच इज डिविजिबल बाय 2, और ये नहीं होता, सॉरी ये भी होता है, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। आप मेरे को कोई एक एग्जाम्पल लेके दिखा दो कि जिसका स्क्वायर तो 2 से डिवाइड होता है लेकिन वो खुद नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे मान लो ए स्क्वायर को आप 64 मान लो, ए कितना होएगा आपका 8, दोनों के दोनों क्या है बताओ, 2 से डिवाइड होएंगे ना, डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर को आप 100 मान लो, ए कितना आएगा 10 आएगा, ये भी दोनों क्या है बताओ 2 से डिवाइड होते हैं, इवन नंबर है दोनों के दोनों। अब कोई बच्चा ये कहेगा, आप तो मान ही ऐसे रहे हो जो 2 से डिवाइड होते हैं, एक बच्चा ए स्क्वायर को 25 मान लेगा, है ना, वो कहेगा जी ए कितना हो गया 5, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन आपने जो नंबर मानना है ए स्क्वायर वो कहाँ हो रहा है 2 से डिवाइड। मैंने तो ये बोला था कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो उसका स्क्वायर रूट भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे तो यही डिवाइड नहीं हो रहा ना 2 से, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो फिर ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, विच इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2।
समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस के अंदर बार बार यूज होगा कि ए स्क्वेयर 2 से डिवाइड होता है, फिर मैं दैट इम्प्लाइज का साइन लगा के मैं कह दूंगा ए भी 2 से डिवाइड होगा। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतनी डिटेल में ये चीज़ें सीखनी, लेकिन वहाँ पे एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, मैं कह दूंगा दैट इम्प्लाइज ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। आप समझ नहीं पाओगे कि ए स्क्वेयर 2 से डिवाइड होता है तो ए स्क्वेयर को मैंने ए कैसे लिख दिया। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि अगर ए स्क्वेयर 2 से डिवाइड होगा ना तो उसका स्क्वेयर रूट जो कि एक इंटीजर है वो भी 100% 2 से डिवाइड होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब देखो मैं एक चीज आपको ये 3 के लिए और समझा देता हूँ। इफ ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, अगर ये 3 से डिवाइड होता है तब फिर मैं कहता हूँ ए भी पक्का 3 से डिवाइड होगा। लेट कर लो, ए स्क्वेयर को आप कितना मान लो, ए स्क्वेयर को आप कितना मान लो बच्चों, 36 मान लो, है ना। 36 क्या 3 से डिवाइड होता है? विच इज डिविजिबल बाय 3 होता है ना, 3 से डिवाइड। तो ए कितना आता है, 6 आता है, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये भी होता है। फिर आप ए स्क्वेयर को कोई भी ऐसा नंबर मान लो जो 3 से डिवाइड होता है, ये होता है ना, तो ए कितना आता है बताओ, 9। ये दोनों के दोनों क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। तो बस और आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, ये 3 पॉइंट मैंने बता दिए। अब इसके ऊपर मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, क्या प्रूव करूंगा मैं, कि √2 जो है ना वो इरेशनल है। सबको पता है √2 इरेशनल है, दुनिया का हर बच्चा जानता है 10th क्लास का, लेकिन आज हम इसको प्रूव करना सीखेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बच्चों कि √3 इरेशनल है। मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि √5 इरेशनल है। √4 तो नहीं होता ना, √4 तो रैशनल होता है। फिर मान लो फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे खुद से, √6, फिर √7, फिर √8, √9 को छोड़ देना, √10, मतलब कि ये तो फिर कितने भी कर लो ना। पेपर में जो ज़्यादातर चांस है मैक्सिमम पूछे जाने के, वो √2 पूछेगा, √3 पूछेगा या फिर √5 पूछेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहली बार जो पहला क्वेश्चन करेगा बच्चा √2, जिसने पहले ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ, ठीक है, कि √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, मान लो उसको ये क्वेश्चन 30% समझ आएगा। कितना परसेंट बच्चों, 30%। ये दूसरा क्वेश्चन उसको 50% समझ आएगा, तीसरा क्वेश्चन उसको 100% समझ आएगा। और आपको तीसरा क्वेश्चन जब 100% समझ आ जाएगा ना, फिर आप पहला क्वेश्चन को दोबारा सुनोगे या फिर दोबारा खुद से करके देखोगे, फिर ये भी क्या हो जाएगा आपका 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मत समझना कि पहला क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, मैं कहता हूँ तीसरा आ जाएगा, और तीसरे के बाद आप दोबारा से वीडियो को सुनना पहले वाले क्वेश्चन की, √2 वाली, फिर आपको खुद कहोगे आप कि हाँ ये हमारे को 100% समझ आ गया। क्योंकि मैथमेटिक्स का तरीका ही ये है कि थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको बच्चा क्या करता है, एक क्वेश्चन करके छोड़ देता है और वो उसको पक्के से समझ नहीं आता। फिर कभी एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आएगा ना तो उसको सोल्व नहीं कर पाता, क्योंकि वो 30 से 40% उसको समझ पाया था, उसकी प्रैक्टिस उसने करी नहीं, टीचर ने उसको उस जैसे और क्वेश्चन करवाए नहीं प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए वो बच्चा एग्जामिनेशन में नंबर कटवा बैठता है अपने, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 क्वेश्चन है, आप खुद आइडिया लगा लेना कि ये मेरा जो अजम्पशन है ये सही है या गलत है। अब देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्या पेपर में ये लिखाएगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में 3 नंबर का आपका, और फ्री के 3 नंबर आप ये समझ लेना, बस आज का लेक्चर सुन लो, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। √2 को क्या प्रूव करेंगे हम, इरेशनल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसको हम किस मेथड से प्रूव करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का सिंपल भाषा में अगर आपको मतलब समझाऊं, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपनी ही बात से मुकर जाना, अपनी बात से पीछे हट जाना। जैसे सिंपल सी बात है कि मान लो रात को आपकी मम्मा ने आपसे पूछा, बेटा कल सुबह स्कूल जाओगे ना, आपने कहा मम्मा 100% जाऊंगा, और सुबह होते ही आपने कहा कि नहीं जाऊंगा। आपकी मम्मा क्या कहेगी, बेटा आपकी बातों में तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास, यानी कि आपकी बातों से तो विरोधाभास झलकता है। रात को तो आप कह के सोए थे 100% जाऊंगा, आज वही 100% किस में कन्वर्ट हो गया, 0% में। यानी कि आगे से आपकी बात पे विश्वास नहीं किया जाएगा कि आप 100% कोई चीज़ को कह रहे हो, वो 0% भी हो सकती है। तो यानी कि आप अपनी बात से क्या हो गए, पीछे हट गए, मुकर गए आप अपनी बात से। तो हम हर इरेशनल नंबर को
कैसे प्रूव करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। यानी कि हम ये कहेंगे कि मान लो अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो ये क्या है? रैशनल है। हमें प्रूव तो क्या करना है? इररेशनल। देखो कोई भी नंबर या तो वो रैशनल होता है या क्या होता है? इररेशनल। प्रूव क्या करना है? इररेशनल। अब मान लो कहता है अगर पॉसिबल है, मान लो आपकी बात कहें तो ये मान लो रैशनल है। ये क्या है बच्चों? रैशनल है। तो लास्ट में कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जो आपको ये लगेगा कि हम अपनी ही बात से पीछे हट रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपने शुरू में अजम्पशन की है वो क्या कर ली? रोंग कर ली। रोंग कर ली तो इसका मतलब आपने क्या माना था? रैशनल। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? इररेशनल हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर को आपने रैशनल माना था और वो गलत हो गया, तो इसका मतलब वो रैशनल नहीं है। और रैशनल नहीं है तो वो कैसा है? फिर इररेशनल है। तो देखो पहला क्वेश्चन प्रूफ कैसे करेंगे, ये लिखेंगे हम प्रूफ के अंदर, बिल्कुल सेम डिटो लाइन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। लेट रूट टू इज रैशनल। मान लो आप कैसा है बच्चों? ये रैशनल है। आपको प्रूव इरेशनल करना है। आप कॉन्ट्राडिक्शन से इसको क्या मान लो? रैशनल मान लो। शुरू में आप क्या मान लो? इसको रैशनल मान लो। देन रूट टू, मैंने कहा था कोई भी रैशनल नंबर हो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? बस आप मेरे को ये बता दो। ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर वेयर ए एंड बी आर, ए और बी क्या होते हैं बताओ? इंटीजर्स होते हैं। ए और बी क्या होते हैं? इंटीजर्स। बी जीरो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है बच्चों? बी जीरो नहीं हो सकता। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों का जो एचसीएफ होता है ना ए और बी का, वो कितना होता है? 1 होता है। एचसीएफ 1 होने का मतलब बच्चों देखो सीधा सीधा यही है, पीछे वाले पेज पे लेके चलता हूँ। एचसीएफ 1 होने का मतलब जैसे ये नंबर है, ये रैशनल है, 2 और 3 का एचसीएफ कितना है बताओ? 1, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। लेकिन 4 और 6 का एचसीएफ तो 1 नहीं है ना। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी 2 पे कट रहा है और ये भी 2 पे कट रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ है ना 4 और 6 का, वो कितना है बच्चों? 2 है। ठीक है, यानी कि 2 के बाद किसी पे नहीं कट रहा। अब जैसे मान लो मैं एक नंबर आपको दे दूं, ये 12 है और ये कितना है? 18 है। इनका एचसीएफ 1 नहीं है। क्यों? ये 2 पे कटेंगे पहले तो, सॉरी 2 पे काटोगे तो 6 आएगा, 2 पे काटोगे तो 9 आएगा, फिर ये 3 पे कटेंगे। आंसर कितना है फाइनली? 2/3। अब इनका एचसीएफ 1 है, सॉरी इनका एचसीएफ 1 है, तो इन दोनों नंबर का 12 और 18 का कितना एचसीएफ होगा पता है? पहले आपने 2 पे काटे थे, फिर एक बार और 3 पे काटा था, तो 2 3 जा 6। ये दोनों नंबर सीधे आप किस पे काट सकते थे? 6 पे भी काट सकते थे। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। तो मैं हर क्वेश्चन में क्या लिखूंगा बच्चों कि इनका एचसीएफ कितना है? 1 है। मतलब कि ए और बी जो नंबर है ना, वो ऐसे हैं जिन दोनों को 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। समझ गए? जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा। 1 तो होता ही है, सबका ही फैक्टर होता है। तो क्या किया मैंने? रूट टू को रैशनल मान लिया, और कोई भी रैशनल नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ए और बी खुद इंटीजर होते हैं, बी जीरो नहीं होता, और इन दोनों का एचसीएफ कितना है? मान लो 1 है। ठीक है, मान लिया। अब नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। रूट टू अब इज इक्वल टू है ए अपॉन बी। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और किसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों? ए की। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, यही स्टेप है। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल ली। अब ये अंडर रूट वाली टर्म हम क्वेश्चन से हटाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बच्चों? हटाना चाहते हैं। और ये कब हटेगी? जब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वेयर करेंगे। अब आप क्या लिख दो? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब आप क्या लिख दो बच्चों? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वेयर करोगे तो ए स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे। रूट टू का स्क्वेयर 2 होता है और बी का स्क्वेयर कितना होता है? बी स्क्वेयर होता है ना। ये हो गया। अब मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, पहला पॉइंट याद करो क्या होता था? दूसरा पॉइंट, सॉरी पहला तो कोप्राइम नंबर वाला था। दूसरा मैंने क्या बताया था? कोई भी नंबर, जैसे मान लो ए है, अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो हम उसको 2p की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ए स्क्वेयर जो नंबर है ना, वो 2 इंटू समथिंग करके लिखा गया है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि ए स्क्वेयर जो ये नंबर है ना, ये वाला, ये 2 से पक्का डिवाइड होगा। देखो बी स्क्वेयर को आप कुछ भी लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, लेकिन इनटू करेंगे तो वो नंबर 2 का तो मल्टीपल होगा ही ना। कौन? ए स्क्वेयर। इसका मतलब है ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वेयर किससे डिवाइड होता है? 2 से। अब मैंने कहा क्या कहा था? अगर ए स्क्वेयर 2 से डिवाइड होता है तो ए भी डिवाइड होगा। ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा ना। ए आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर ए 2 से डिवाइड होता है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सो ए को हम क्या लिख सकते हैं? 2p नहीं लिख सकते? वेयर p इज एनी इंटीजर, वेयर p इज एनी, मैंने कहा था
अगर आपको ये पता लग गया कि a 2 से डिवाइड होता है तो आप a को 2p लिख सकते हो, जहाँ पे p क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा। अब इस a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो इस a की वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, ये इक्वेशन थी ना, आप ये मान लो ये इक्वेशन, ये सबसे काम की इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन में ए स्क्वायर किसके इक्वल है बताओ, 2b स्क्वायर के। ए स्क्वायर किसके इक्वल है बताओ, 2b स्क्वायर के। कहाँ से आया है ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया। अब बताओ आप मेरे को, यहाँ पे ए की जगह क्या पुट करोगे, ऊपर से देखो ए की जगह कितना पुट कर दो, 2p। ये रहा, ए की जगह 2p पुट करना, तो ये क्या होएगा, 2p का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल लो, 4p स्क्वायर, ये हो गया। अब 2 से 2 काट दो, या फिर ऐसा करो बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, जैसे वहां से ए स्क्वायर की निकाली थी ना, आप बी स्क्वायर की निकाल लो। 2 को नीचे ले जाओ, 2 को क्या ले जाओ नीचे, 2 कट जाएगा तो क्या बच गया बताओ, ये 2p स्क्वायर। जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेज पे ए स्क्वायर इक्वल टू आया था आपका कितना बच्चों, 2b स्क्वायर। तो हमने कह दिया था इसका मतलब है कि ए स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 2 से पक्का डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2p स्क्वायर। इसका मतलब मैं कहूँगा बी स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो पक्का 2 से डिवाइड होगा। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, बी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होगा तो मैं कहूँगा कि बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। मैंने बताया था ना आपको, बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो बस अब क्वेश्चन आपका हो गया ये खत्म। देखो इस लाइन में मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस लाइन में मैंने कहा कि बी 2 से डिवाइड होगा, और पीछे पेज पे आना, यहाँ पे मैंने कहा था ए 2 से डिवाइड होगा, है ना। मैं यहाँ पे तो कह रहा था पीछे ए 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ मैं कह रहा हूँ बी भी 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब तो ए और बी ऐसे नंबर है जो दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे। इट मीन्स, समझना अच्छे से, इट मीन्स बोथ बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 2। बताओ, पीछे आप कह रहे हो कि ए एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ आप कह रहे हो कि बी भी 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब तो दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में देखना, आपने ये वादा किया था कि ए और बी जैसे भी नंबर होंगे ना, उनका एचसीएफ कितना होगा बच्चों, 1 होगा। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि ए और बी तो ऐसे नंबर है जो दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं। दो नंबर ऐसे बता दो मेरे को जो 2 से डिवाइड होते हैं दोनों ही, और जिनका एचसीएफ 1 हो जाए। कैसे हो जाएगा, एक मान लो 2 है, दूसरा 4 है, ये दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, इनका एचसीएफ तो पक्का 2 तो होगा ही होगा ना, कम से कम 2 तो होगा ही होगा। एक बच्चा कहेगा सर एक ले लो 6 और एक ले लो 7, इनका एचसीएफ 1 है। लेकिन आप तो ऐसे नंबर लोगे ना जो ए और बी दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो ये कहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कोई तो ऐसे नंबर ले लो जो 2 से डिवाइड होते हैं दोनों के दोनों अलग अलग, और उनका एचसीएफ 1 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, आपकी जो अजम्पशन थी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। इट मीन्स आवर अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है जो आप चीज को अज्यूम करते हो, मानते हो। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग। और हमने क्या माना था, √2 को रैशनल माना था, और वो क्या होगी, रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। यानी कि हमने अपनी गलती मान ली कि हमने रैशनल माना था, मानते मानते हम एक ऐसी स्टेज पे आके पहुंच गए जहां से हमारी अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग। तो इसका मतलब √2 क्या होगा, इरेशनल, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये इसका सारा का सारा बच्चों क्या है, प्रोसीजर है। अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है हमारे द्वारा मानी गई बात, हमारे द्वारा मानी गई बात। जैसे वर्ब नहीं होती, अजूम, अजूम एक वर्ब होती है ना। अजूम का मतलब क्या होता है, मान लो, हम कहते हैं ना, अजूम कर लो कि इस चिड़ियाघर के अंदर 4 शेर है। ठीक है, अजूम कर लो मतलब कि आप जाओगे तो आपको मजा आएगा। अजूम करो कि वहां पे 4 शेर अपने को मिलेंगे तो कितना मजा आएगा। तो अजम्पशन का मतलब क्या होता है, हमारे द्वारा मानी गई बात। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है बच्चों, विरोधाभास, या फिर अपनी अपनी ही बात से, अपनी ही बात से मुकर जाना। और हम हर एक क्वेश्चन में अपनी किस बात से मुकरेंगे कि एचसीएफ ए और बी का कितना होता है, 1 होता है, हम उस बात से मुकर जाएंगे हर बार। ठीक है, लास्ट में हम कह देंगे कि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे, कभी कह देंगे 3 से डिवाइड होंगे, कभी कह देंगे 5 से डिवाइड होंगे। तो वो हर बार हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आप दोबारा सुन सकते हो, लेकिन मैं रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपकी पक्के हो जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, चाहे √2 कर लो, चाहे √3 कर लो, चाहे √5, सबका रूल एक जैसा है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है,
√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि पहला क्वेश्चन 30% समझ आएगा। अब कोई ही बच्चा ऐसा होगा, 10% बच्चे जिसको 30% भी समझ ना आया होगा कि हमने क्या क्या लिखा है। अब तो आ ही जाएगा कम से कम, दोबारा करेंगे तो। लेट कर लो √2 को क्या मान लो आप, रैशनल मान लो। लेट √2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो फिर √2 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को दुनिया में हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर वेयर a एंड b क्या होते हैं बताओ, इंटीजर्स होते हैं। b 0 के इक्वल नहीं होता, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंड HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्यों, क्योंकि इसी से हमारी अजम्पशन गलत सिद्ध होती है कि हमने शुरू में इनका HCF 1 माना था और लास्ट में हमने कह दिया कि वो 2 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब तो उनका HCF 1 नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ अब क्या लिखते हैं हम, जो हमने ये लिखा है ना √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, यहाँ से आप क्या कर लो बच्चों, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल लो। अब √2 को खत्म करना है तो खत्म कैसे होएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, SBT, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। पेपर में फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2 और b का स्क्वायर कितना होता है b स्क्वायर, यानी कि 2 आपको एक a स्क्वायर आपको ऐसा नंबर मिल गया जिसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब है a स्क्वायर पक्का 2 से डिवाइड होगा। इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना, आल्सो डिविजिबल बाय 2। और मैंने क्या कहा था, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है वो a इज इक्वल टू 2p होगा, वेयर p इज एनी इंटीजर। a अगर 2p होगा, इसको कहाँ पुट करेंगे बताओ, इस इक्वेशन में। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1। पुट कर दो इसको इन इक्वेशन नंबर 1। a की जगह 2p पुट करना, स्क्वायर खोलो, दोनों तरफ 2 से 2 काट दो, दोनों तरफ बच्चों ये 2 से 2 क्या है आप काट दो, तो पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बताओ, पी स्क्वायर आ गया आपका कितना, 2p स्क्वायर के। अब फिर वही बात आ गई, देखो कहानी, पी स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, पी स्क्वायर डिवाइड होगा पक्का किससे, 2 से, और इसका मतलब क्या है, बी भी 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बी 2 से डिवाइड होगा, है ना, और पीछे हमने क्या कहा था, ए 2 से डिवाइड होगा, ये कह रखा। तो इसका मतलब तो फिर दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे। इट मीन्स ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 2, बोथ आर डिविजिबल बाय 2। बट ये तो क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन, बट इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन। हमारी उस मानी गई बात को इसने गलत सिद्ध कर दिया, दैट HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1 हमने मानी थी ये, लेकिन इसकी तो ये क्या होगी बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। सो क्या लिख देंगे, √2 इज इरेशनल। अब तो आपको 30% समझ आ ही गया होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे √3 का, वो 100% आपको 50% समझ आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम इन्हीं लाइनों पे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, प्रूव दैट। और देखो अगर 1 घंटे के अंदर आपके 3 नंबर मैथ में पक्के होते हैं तो फिर इससे आसान क्वेश्चन तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। √3 इज इरेशनल। अब ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी आ सकता है, मैं कहता हूँ √2, √3, √5, √6, √7, आप घबराना मत, एक ही तरीका है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करोगे, लेट √3 इज रैशनल। उस क्वेश्चन में जहां जहां 2 था ना, यहाँ 3 आ जाएगा बस उसकी जगह, और कोई भी फर्क नहीं है। √3 को रैशनल होगा, देन √3 को क्या लिखते हैं हम, a बाई बी, वेयर a एंड b क्या होते हैं बच्चों बताओ, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये इस तरह से इंटीजर्स होते हैं सच दैट b 0 के इक्वल नहीं होता, और a और b का जो HCF होता है बच्चों वो कितना होता है, 1 होता है। समझ गए, ये क्या है, स्टार्टिंग में आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। नाउ अब आप क्या लिखोगे, नाउ लिख के, और जो ये चीज़ थी ना ये लिख दो। √3 किसके इक्वल था बताओ, a अपॉन b, इसके नीचे 1 लगाओ और क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद किसकी वैल्यू निकलती है, a की, है ना, a को 1 से करोगे तो a, और ये कितना आ गया, √3 भी। अब बताओ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हम स्क्वेयर रूट को खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ से a स्क्वेयर आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, b स्क्वेयर। a स्क्वेयर एक ऐसा नंबर है जिसको ऐसे लिख सकते हैं 3b स्क्वेयर। इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अब की बार मैंने कहा था ना, जहां जहां पिछले क्वेश्चन में 2 था ना,
उसको बिना देखे वहाँ 3 कर दो, बिल्कुल सेम यही पेज निकल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये ए स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 हो गया। और इसको क्या कर दो आप, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, है ना, बॉक्स में, क्योंकि ये लाइन लास्ट में काम आएगी ना। लास्ट में हम कहेंगे p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ये हो गया। अब मैंने क्या कहा था, अगर a कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है तो a को क्या लिख सकते हैं हम, 3p लिख सकते हैं, वेयर p इज एनी इंटीजर। और इसको क्या पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कौन सी होती है, ये स्क्वायर वाली है ना, इसको क्या नाम दिया करो, इक्वेशन नंबर 1। a की जगह 3p पुट करना, 3p का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 3b स्क्वायर, एक 3 कट जाएगा ना दोनों तरफ से, ये 3 3 3 जा 9, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बताओ, p स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 3p स्क्वायर। फिर वही कहानी होगी कि p स्क्वायर को अगर हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये कहेंगे हम कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो p भी डिवाइड हो गया है ना, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। हम एक बार तो कह रहे थे पीछे कि a 3 से डिवाइड होता है, यहाँ हमने कह दिया b 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम कह रहे हैं कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्यों, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि a और b का HCF कितना है 1, विच इज ए contradiction, which is a contradiction to the fact कह लो या to the assumption कह लो, जो हमने मानी थी ना स्टार्टिंग में, to the assumption that, कौन सी assumption, हमने माना था कि HCF of A and B is equal to 1। इससे क्या होगी, ये contradiction होगी। so our assumption is wrong, हमारी assumption क्या होगी, wrong होगी। our assumption is wrong होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्वीकार कर लिया कि √3 क्या है, इरेशनल है, ठीक है, √3 क्या है, इरेशनल है, और यही हमने प्रूव करना था। और स्टार डाल के लिख लो एक बात, क्या, पिछले क्वेश्चन में √2 वाले क्वेश्चन में जहां जहां 2 है, जहां जहां 2 आया था वहां 3 लिख दो, वहां क्या लिख दो बच्चों, 3 लिख दो, और ये वाला पेज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जैसे फोटोस्टेट की मशीन होती है ना, सेम पेज हम फोटोस्टेट करते हैं तो सेम कार्बन कॉपी निकल के आती है उसकी, ऐसे ही वो अगर वहाँ पे आप 2 की जगह 3 कर दोगे ना, तो जो मैंने ये लास्ट के 2 पेजों पे बातें लिखी है, ये सारी की सारी अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है, हो गया। अब ये क्वेश्चन आराम से आपके 50% तो समझ आया ही होगा। अब मैं एक और करा देता हूँ आपको, कौन सा, √5 वाला। ये देखो, पहले चलो यही कर लेते हैं हम, फिर √5 वाला आगे कर लेंगे। √3 को इरेशनल प्रूव करना है, ये तो कर ही लोगे, अभी करवाया मैंने √3 को इरेशनल, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, एक तो क्वेश्चन आपके आएंगे कैसे, √3 आपके √2 √3 √5 √6 √7 ये प्रूव करने आएंगे इरेशनल। इनको कैसे करेंगे बताओ, इनको जैसे मैंने अभी तक प्रूव कराए हैं, अभी तक क्या कराए हैं बच्चों, प्रूव कराए हैं, वैसे ही करोगे। जैसे मैंने √2 को प्रूव करवाया, √3 को प्रूव करवाया, वैसे √5 को करोगे, वैसे √6 को, वैसे √7 को। लेकिन अब इसी के अंदर लिख लो आप सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लोगे अब, है ना। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन, इसके लिए आप ये समझ लो, ये √2 √3 के बच्चे हैं, ये क्या है बच्चों, इनके बच्चे हैं। मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप एक रेस्लर हो, मतलब कि कुश्ती के खिलाड़ी हो आप, बहुत माहिर, और आपने एक 60 साल वाले आदमी को हरा दिया, 60 ईयर वाले आदमी को क्या कर दिया आपने, हरा दिया। उसका बेटा है एक 3 साल का, ये इसका क्या है बच्चों, बेटा है। तो इससे क्या आप हार जाओगे, जब आपने 60 साल वाले एक बहुत मजबूत पहलवान को हरा दिया, इसी का बेटा जो बिल्कुल 3 साल का है, 2 साल का मान लो, 1 साल का मान लो, बिल्कुल छोटा है, तो उसको तो आप हरा ही दोगे ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब आपने √2 को √3 को √5 को प्रूव कर दिया ना इरेशनल, तो ये तो आप ये मान लो आपके लिए उतना ही आसान काम है जितना एक 60 साल को हराने के बाद आपको 1 साल के बच्चे को कुश्ती में हराना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान काम है। पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करो 2 √3 इरेशनल है, पेपर में क्या प्रूव करना आएगा, 2 √3 इरेशनल है।
या प्रूव करना आ जाएगा आपका 4√5 इरेशनल है, या फिर प्रूव करना आ जाएगा 2 प्लस में √3 इरेशनल है, या फिर √5 - 3 इरेशनल है। ऐसे कहने का मतलब एक पार्ट तो आपका क्या होगा, देखो ये तो होगा ही होगा जो हमने अभी तक किया है, √3 हो जाएगा, कभी √5 हो जाएगा, कभी √3 हो जाएगा, कभी √2 + 6 कह देगा, है ना। ये तो होगा ही होगा। इसके साथ में एक रैशनल नंबर, एक क्या रैशनल नंबर 2 है, 3 है, 6 है, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे, यानी कि √2, √3, √5 इनके साथ कोई रैशनल नंबर और आ जाएगा, या तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसमें से जो है ना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो उनको प्रूव करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। उसके लिए हम क्या मानेंगे कि ये √2, ये √3, ये √5 ऐसे ऐसे नंबर तो अपने आप में क्या है, इररेशनल है, यानी कि वहाँ हम इनको मान के चलेंगे और यहाँ हम इनको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, 10th क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे और फिर क्वेश्चन सोल्व करते वक्त उसको यूज करते हैं ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, तो यानी कि हम उसको मान के चल रहे हैं कि हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम ट्रू है, हर बार थोड़े प्रूव करते हैं हम उसको। अब देखो क्वेश्चन आपका, अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए, प्रूव दैट 3√5 इज इरेशनल, आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। समझ जाना, अगर इनके साथ कोई रैशनल नंबर और आ गया ना साथ में, तो इसने अपना काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। करेंगे वही हम कॉन्ट्राडिक्शन से, लेट 3√5 इज रैशनल, हम तो कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे। देन अगर ये रैशनल है तो फिर 3√5 को बताओ क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं ना, वेयर a और b क्या होते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, वो लाइन तो लिखनी है आपको। और p क्या होता है आपका, 0 के इक्वल नहीं होता। अच्छा HCF वाली लाइन से यहाँ पे मत लिखना, वो यहाँ पे यूज है भी नहीं, लिखो तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से पता है आप क्या किया करो, यहाँ से √2, √3, √5 इनकी वैल्यूज निकाल लिया करो, इनकी वैल्यूज निकाल लिया करो। अब मैं कहता हूँ अगर इस इक्वेशन से अगर आपको कोई कह दे कि √5 की वैल्यू निकालो, तो कौन बच्चा ऐसा है जो √5 की वैल्यू नहीं निकाल सकता, वो कहेगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा अपना 3b × √5 = a, तो यहाँ से मेरे को √5 चाहिए, तो ये जो 3b है ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, या फिर सीधा ही आप ये कह सकते हो कि 3 को नीचे ले आओ, सीधा ही, है ना, ये आ गया। अब आप मेरे को ये बता दो बस, अगर ये a और b इंटीजर होते हैं, अगर ये a और b आपके इंटीजर्स होते हैं, तो ये पूरा नंबर क्या रैशनल होगा, बिल्कुल होगा ना रैशनल। भाई आप a और b की जगह कोई भी इंटीजर मान लो, ये 3 मान लो, इसको 7 मान लो, ये तो रैशनल ही होगा ना, इरेशनल तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो क्या होगा बच्चों आपका रैशनल ही होगा। इधर वाली साइड को तो आप कह रहे हो ये तो क्या है, रैशनल है, लेकिन √5 तो बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं तो इरेशनल हूँ, ये तो इरेशनल होता है ना, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो बताओ एक इक्वेशन के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसकी एक साइड तो रैशनल है और एक साइड क्या है, इरेशनल है, और हम दोनों को कह रहे हैं क्या, इक्वल। ऐसा नहीं हो सकता, एक नंबर रैशनल भी और इरेशनल भी है, दोनों पॉसिबल नहीं है, या तो दोनों तरफ रैशनल आएंगे या दोनों तरफ क्या आएगा बच्चों, इरेशनल आएगा। जैसे x = √2 है, √2 तो पक्का इरेशनल है, क्या आप x को रैशनल कह दोगे, x भी तो क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि x कहेगा मैं तो √2 के इक्वल हूँ और √2 कहेगा मैं तो इरेशनल हूँ। x ऐसे कैसे कह देगा कि मैं खुद रैशनल हूँ, x को कहना पड़ेगा कि मैं भी इरेशनल हूँ, क्यों, क्योंकि मैं खुद एक इरेशनल नंबर के इक्वल हूँ। तो ये दोनों इक्वल है, ये कह रहा है मैं इरेशनल हूँ, तो ये नंबर अपने आप को रैशनल नहीं कह सकता, लेकिन हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग तो ये पक्का रैशनल है। इट मीन्स क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल, √5 इट इज इरेशनल बट a/3b इज रैशनल। ये हर एक क्वेश्चन में यही लिखनी है। सो आवर अजम्पशन इज रोंग, आवर अजम्पशन इज रोंग, हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। आवर अजम्पशन इज रोंग, दैट इम्प्लाइज जो नंबर था ना 3√5, ये क्या है बच्चों, इरेशनल है। तो ये तो एक ही पेज का क्वेश्चन है, ठीक है। और करवाऊंगा आपको मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, सब यही मेथड है कि आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, इनकी वैल्यू निकलने के बाद जैसे ही निकालोगे ना,
ये तरफ इरेशनल आएगी और ये क्या आएगी आपकी रैशनल, जो कि क्या हो जाएगा, एक रोंग हो जाएगा, अजम्पशन रोंग, तो मतलब नंबर क्या हो गया, इरेशनल। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें क्या कहता है आपसे बच्चों, शो करना है ये नंबर क्या है, इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, वही लेट करेंगे, 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। आप क्या मान लो बच्चों, इसको रैशनल मान लो। अगर रैशनल है तो फिर इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख सकते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को लिख सकते हो, ये तो है ना, वेयर ए एंड बी कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ए और बी इंटीजर्स होते हैं और बी जीरो के इक्वल नहीं होता। मान ली ये बात। तो अब यही लाइन दोबारा लिखेंगे हम, है ना, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। मैंने क्या कहा था, इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, रूट 3 की, है ना, रूट 2 है, रूट 3 है, जो भी आएगा ना उसकी निकाल देंगे, रूट 3 की वैल्यू निकाल लो। अब अगर आप में इतना भी दिमाग नहीं है कि यहाँ से रूट 3 की वैल्यू कैसे निकाले, तब तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मुश्किल है। अब कोई भी बच्चा बहुत आसानी से बता देगा कि सर हमें रूट 3 को है ना अकेला छोड़ना है और इसके आगे माइनस का साइन है। तो आप ऐसा करो, इस रूट 3 की साइड ही शिफ्ट कर दो, ये लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है ना, इसको राइट साइड में ले जाओ, है ना, 5 को तो इधर ही रखो। फिर मैं कहूँगा फिर तो ये इसके साथ आ जाएगा, मेरे को तो अकेला चाहिए, तो आप कहोगे जी इसको इधर उठा लो, यानी कि ए बाई बी को तो इधर कर दो माइनस और इसको प्लस कर दो उधर जाके, निकल गई ना। देखो ए बाई, अपने को तो रूट 3 की वैल्यू निकालनी थी, एक ही लाइन में निकल गई। अब चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, बी बी एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये 5b माइनस ए इज इक्वल टू रूट 3। अब फिर वही बात आ गई, देखो रूट 3 कह रहा है कि मैं तो इरेशनल हूँ, है ना, ऑलरेडी आप मेरे को मान चुके हो कि मैं तो क्या हूँ, इरेशनल। लेकिन ये साइड कह रही है हम तो रैशनल है। पता है क्यों रैशनल है, क्योंकि ए और बी इंटीजर है। आप कोई भी इंटीजर पुट करके देख लो इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में, ये 100% रैशनल नंबर ही आएगा। क्योंकि ए और बी को आप क्या पुट कर लोगे, 2 पुट करोगे, कोई 5 पुट करोगे, 10 पुट करोगे, 6 पुट करोगे, तो ये इरेशनल कैसे हो सकता है। इरेशनल नंबर तो ऐसे होते हैं, है ना, जब ए और बी को आप इंटीजर पुट करोगे तो इस एक्सप्रेशन का आंसर ऐसा कैसे आ जाएगा, आ ही नहीं सकता। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल बट राइट हैंड साइड इज इरेशनल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होती है कि एक इक्वेशन की एक साइड क्या हो, रैशनल, और एक साइड क्या हो बच्चों, इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो हमने अपनी गलती मान ली, सो आवर अजम्पशन इज रोंग, सो आवर अजम्पशन इज रोंग, दैट इम्प्लाइज हमने इसको रैशनल माना था, तो दिस इज इरेशनल। लास्ट में हमने स्वीकार कर लिया कि ये नंबर कैसा है बच्चों, इरेशनल है। तो प्रूव कर दोगे अब तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल सेम आपको प्रूव करवा चुका। प्रूव करो कि ये क्या है, इरेशनल है। मैंने क्या कहा था, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, शो करना है अपने को, लेट कर लो आप, इसको क्या मान लो, रैशनल मान लो। अगर ये रैशनल है तो फिर बताओ इस नंबर को आप, जस्ट ए मिनट, तो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो, 3√2 को ए बाई बी लिख सकते हो, वेयर वेयर ए एंड बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, लिख दिया आपने। अब आप मेरे को बताओ क्या करोगे, ये इक्वेशन जो लिखी थी ना, यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, अब तक तो आप समझ ही गए होगे, किसकी, √2 की वैल्यू निकाल लो। पेपर में नहीं लिखना ये लाइन, ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक में लिख लोगे, बाद में रिवाइज करते वक्त आपको आसानी हो जाए। यहाँ से √2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप है ना इस 3 को उधर भेज दो, यानी कि इधर √2 है ही, ये 3 उधर जाके नीचे चला जाएगा ना, ये आ गया। अब आप मेरे को बताओ, फिर से वही बात आ गई, ये साइड कह रही है कि हम क्या है, इरेशनल है, और ये साइड कह रही है कि हम तो रैशनल है। ये तो गलत हो गया ना, ये तो क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, लेफ्ट हैंड साइड इज एन इरेशनल नंबर, बट राइट हैंड साइड इज ए रैशनल नंबर, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी, मतलब हम अपनी बात से मुकर रहे हैं, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर अजम्पशन इज रोंग, सो आवर अजम्पशन इज रोंग। अजम्पशन रोंग होगी, इसका मतलब 3√2 जो नंबर है वो कैसा हो गया बच्चों, इरेशनल हो गया। कैसा हो गया, इरेशनल। खत्म क्वेश्चन।
अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव करो कि √5 इरेशनल है। √2 और √3 तो मैं कर ही चुका हूँ, ठीक है। आप क्या करना, जो √2 वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे इसमें 2 की जगह 5 लिख देना। 2 की जगह क्या लिख देना बच्चों, 5 लिख देना, बिल्कुल एज इट इज आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां 2 था ना, वहां वहां कितना लिख देना, 5। या फिर √3 वाला क्वेश्चन किया था ना, इस क्वेश्चन में 3 आया होगा, इस क्वेश्चन में 3 की जगह क्या लिख देना बच्चों, 5 लिख देना। 3 की जगह क्या लिख देना, 5। जैसे छोटी क्लासों में बच्चे, कई बच्चों की गलत आदत होती है, ऐसा करना नहीं चाहिए, चीटिंग करते हैं। पेपर के अंदर क्या करते हैं, चिट बना के लेके जाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, मान लो एक बच्चे में दिमाग नहीं है कि वो √2 वाले की चिट बना के ले गया, लेकिन पेपर में आ गया √3 का। लेकिन अगर उसने पहले कहीं सुना है कि √2 की अगर मैंने चिट बना ली तो वो √3 के लिए भी काम आएगी, वो √5 के लिए भी, √8 के लिए भी। बस करना क्या है, जहां जहां मैंने 2 लिख रखा है ना, वहां वहां मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बात समझ लो कि बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो जाएगा, कोई आपका एक सिंगल वर्ड भी गलत नहीं कर सकता, वही का वही सब कुछ होगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो सेकंड, ये तो हम कर ही चुके, प्रूव करना है इसको क्या, इरेशनल। तो लेट करेंगे पहले, 3 + 2 √5 को हम क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। अगर इसको हमने रैशनल मान लिया तो 3 + 2 √5 किसके इक्वल होगा बताओ, a/b के। वेयर, ये लाइन लिखनी जरूरी है, वेयर वाली, ठीक है। a एंड b क्या है बताओ, इंटीजर्स है, और कोमा लगा के b ≠ 0, ये लाइन लिखनी जरूरी होती है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब आप मेरे को बताओ क्या करोगे, इस इक्वेशन को दोबारा लिखोगे, 3 + 2 √5 = a/b। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने बताया था आपको, रूट वाली है ना, अकेली रूट वाली। √5 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों, आप √5 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे √5 की वैल्यू, अब ये बता दो बस। एक तो ये +3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। 2 √5 को तो इधर ही रख लो, इसको इधर ले जाओ, एलसीएम ले लो इधर। एलसीएम लोगे तो a-3b, यहाँ पे पहुंच गए। अब ये 2 भी नहीं चाहिए अपने को, तो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा b के साथ। a-3b अपॉन में क्या आ गया बताओ, 2b। अब फिर वही बात आ गई, ये साइड क्या है, इरेशनल, और ये साइड क्या है, रैशनल। क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल बट राइट हैंड साइड इज रैशनल। आगे तो वही लाइन लिखनी है, बार बार लिख लेना। सो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इट मीन्स 3 + 2 √5 दिस नंबर इज इरेशनल। यही हमारे को प्रूव करना था, खत्म हो गया क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देख लो, 3 पार्ट है ये, तीनों मैं करा देता हूँ आपको। इसका फर्स्ट पार्ट, वही अकेला अगर √2 प्रूव करना आएगा ना, अकेला √3 करना आएगा, अकेला √5 आएगा, तब तो ये क्वेश्चन बड़ा करना है वही। अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया ना, फिर आपको छोटे मेथड से करना है, ठीक है। जैसे ये आ गया, अब ये √2 थोड़े है, ये √2 का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट कर लो, लेट दिस इज रैशनल, मानेंगे वही रैशनल ही, लेकिन लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, शॉर्ट मेथड से, क्योंकि लॉन्ग मेथड से तो सिर्फ हमारे को ऐसे वाले क्वेश्चन करने हैं। देन अगर ये रैशनल है तो फिर 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, a/b। लाइनें लिख लोगे ना, a और b इंटीजर्स है, और b ≠ क्या है बच्चों, 0 है, ये हो जाएगा। फिर देखो इस इक्वेशन को दोबारा लिखा करो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, √2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, √2 की वैल्यू निकालनी है। एक बच्चा तो वैल्यू निकालेगा जी, आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ही कर दो, क्योंकि 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, √2/1, और a/b का क्या होता है, b/a, एक ही तो बात है। √2 की वैल्यू आ गई कितनी, b/a। क्या लिखेंगे, √2 तो इरेशनल है, ये ऐसे लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड है ना, √2 इज इरेशनल बट ये जो है ना b/a, ये क्या है, रैशनल है। सो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इट मीन्स ये नंबर जो हो गया वो कैसा हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट कर लोगे, बिल्कुल आसान है, बस इसको 7 को नीचे लेके जाना है। ये 7/5 को आप a/b मानोगे ना, तो √5 किसके इक्वल हो जाएगा, a/7b हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही सेम इसी तरह से आप थर्ड पार्ट में मैं बस वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। इसको आप क्या मानोगे, a/b मानोगे, तो यहाँ से √2 निकालना है आपको, तो इस +6 को उधर लाके क्या कर देना, -6, एलसीएम ले लेना b, a-6b हो जाएगा, है ना, 6b। ये क्या है आपका, रैशनल है, और ये क्या है आपका, इरेशनल है। कर लोगे आगे तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 1.3। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और 3 नंबर का क्वेश्चन
100% फिक्स है, इस एक्सरसाइज में से आना ही आना है। और आप ये मान लो यही क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में सबसे मुश्किल है, √2, √3, √5। लेकिन आज का लेक्चर सुनने के बाद आपको ये लगेगा ही नहीं कि कहीं से भी ये क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि 2-3 बार आप लिख के भी देखोगे ना, मैं कहता हूँ, तब भी आपको ये चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।